नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। आज बात करेंगे फिनटेक कंपनी के बारे में, जो किस तरह से निवेशकों को एक अच्छे से रिटर्न जनरेट करके दिए हैं एंड आने वाले समय में हो सकते हैं इससे अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अच्छी रैली चल रही है। अभी दिवाली का सीजन भी चल रहा है, तो हो सकता है धनतेरस तक ये रैली कहीं ना कहीं कंटिन्यू जारी रहेंगी। एंड अभी का जो रैली देखा जाए तो लगभग अभी सोना 10 ग्राम के आसपास 1,32,000 के आसपास क्रॉस हो चुकी है। एंड ये शानदार रैली अभी आगे जाने की संभावना भी है। पहली बार साइट पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि हमने गोल्ड के ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया है एंड सिल्वर के ऊपर जितने भी कमोडिटी है उसके ऊपर हमने वीडियो बना दी है, तो मेरे इस चैनल पर आप विजिट करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर आज हम ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि कोई भी चीज़ कमोडिटी को अगर लेते हैं तो कमोडिटी में आपको क्रूड ऑयल वगैरह आ जाती है, मेटल आ जाती है। हालांकि सारे सेक्टर अभी अच्छे कर रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसमें और कहीं ना कहीं ये कंपनियां अच्छी कर रही है। बट आने वाले समय में भी क्या ये रैली तेजी रहेंगी, तो ये डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से मूवमेंट लेती है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जब भी शेयर बाजार अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट देते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी कमोडिटी के स्टॉक होते हैं, मेटल, स्टील वगैरह, तो कहीं ना कहीं नीचे आती है। यानी गोल्ड जब भी ऊपर जाती है तो उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि अगर शेयर उतने अच्छे नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, तो फिर आपको वहाँ कहीं ना कहीं गोल्ड के जो रेट होते हैं, गोल्ड ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ जाती है। और सबसे बड़ी अपडेट ये बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी Q2 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी Q2 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे कंपनियों ने जारी कर दी है एंड अभी और भी कंपनी की Q2 के रिजल्ट आने भी बाकी है। तो ये बड़ी दिलचस्प होने वाली है कि अगर जो निवेशक पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दी है कोई पार्टिकुलर कंपनी को लेकर के, तो वो हो सकते हैं कुछ दिन आपको वेट करना चाहिए। एंड कंपनी का जैसे ही रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट जैसे ही आउट होती है, तो फिर आपको उस तरह से रणनीति बनाना चाहिए एंड पार्टिकुलर स्टॉक में आपको एग्जिट लेना है या एंट्री लेना है, ये डिसाइड करना आपके Q2 के बाद ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर अगर हम बात करें तो किस तरह से FIIs फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन स्टॉक मार्केट को अभी अगर देखा जाए तो लगातार बाइंग हो रही है। एक अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट है इन्वेस्टर को लेकर के, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना दोस्तों, वो जैसे ही मार्केट में अगर निगेटिव सेंटीमेंट चलता है, जैसे ही उनके शेयर या उनके पोर्टफोलियो में रेड निशान आते हैं, तो वो हमेशा उनसे एग्जिट लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बट आपको वहाँ पे एक मौका लेना चाहिए, बेरिश मार्केट का फायदा उठाना चाहिए। एंड अभी देखा जाए तो लगभग पिछले 1 साल से FIIs ने लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने कंटिन्यू सेलिंग की है। लेकिन अभी अगर देखा जाए 7 अक्टूबर के बाद तो कंटिन्यू उन्होंने बाइंग की है। अगर 7 अक्टूबर के बाद FIIs की इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर पोजीशन देखा जाए तो कंटिन्यू वो बाइंग कर रहे हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जा रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के, ताकि यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 26,500 के आसपास भी इसकी ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुकी है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बताया कि हो सकता है दिसंबर तक 26,500 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि वे उन स्टॉक में कहीं ना कहीं निवेश कर सकते हैं। तो सवाल अब ये आ जाती है कि सर क्या Q2 के बाद, अगर Q2 का रिजल्ट आने के बाद हमें किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मैं दोस्तों बता दूं कि जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 साल से ये बहुत सारे क्राइसिस वगैरह झेले हैं, तो वहाँ पे आपको सेक्टर वाइज, जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी सेमीकंडक्टर के स्टॉक में या EV सेक्टर को ले ले, या आप दूसरे जैसे ग्रीन एनर्जी को ले ले, तो इस तरह के जितने भी स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं एक रैली आई है, तेजी आई है। हालांकि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे ही करेक्शन होती है तो फिर आप उस पार्टिकुलर स्टॉक में, उस पार्टिकुलर शेयर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट आपको अभी इससे बचना चाहिए। अगर ओवर प्राइस हो चुकी है कंपनी, जहाँ पे अगर इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो इंडस्ट्री का पी, कोई भी शेयर परचेज करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंडस्ट्री का जो पी है और कंपनी का जो पी है, तो उसकी अपेक्षा उसकी कम होनी चाहिए। इंडस्ट्री का पी अगर 20 का है और कंपनी का पी 40 के आसपास है, तो फिर आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। वहीं पे अगर इंडस्ट्री का पी 40 है एंड कंपनी का पी 20 है, तो फिर आपको अंडर वैल्यूड मिल सकता है। यानी कि
उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन होते हैं इन्वेस्टर को कि हो सकता है कि इस कंपनी, ये पार्टिकुलर कंपनी हमको सस्ते में मिल रहे हैं एंड हमें आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखती है। हालांकि दोस्तों 2 दिन पहले ये खबर आई थी जिससे कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट प्रेशराइज हुआ था। लॉन्ग टर्म में चलने वाली कोई ऐसी मंदी नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे 30% का टैरिफ ऑलरेडी ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन अभी 100% का टैरिफ लगा दिया है उसने, तो कहीं ना कहीं वहाँ से 130% के आसपास टैरिफ जो कोई भी मार्केट इतना अच्छे से झेल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी उसका असर हुआ है। बट चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगा रहे हैं और इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितने बड़ी ये टैरिफ की उसने घोषणा की थी। हालांकि चाइना कभी भी अमेरिका के पीछे झुकने वाले हैं नहीं और उन्होंने इसको बहुत जल्द भी हैंडल करने की कोशिश की और इंडियन स्टॉक मार्केट देखा जाए तो आज पॉजिटिव सेंटीमेंट में बंद हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम 3 ऐसे फिनटेक कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। हालांकि हम उतने डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो हमारे साइट पे, तो हम अपने चैनल पे ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कर दिए हैं इन तीनों कंपनी का, तो आप साइट पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उन तीनों कंपनियों का ओवरव्यू आपको बता देता हूं कि क्या Q2 के रिजल्ट के बाद इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इन तीनों कंपनी को देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। ये मिड कैप की कंपनी है। पहले तो इसके कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, तो ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी इज म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, यानी AMC कंपनी है, यानी आपको मोटा मोटी समझा जाए तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये म्यूचुअल फंड वगैरह कि जितने भी है उसके ट्रांसफ़र करते हैं एंड ये रजिस्टर्ड है ये कंपनी। म्यूचुअल फंड में इसके 87% रेवेन्यू जनरेट होते हैं, जो कि वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो वहाँ पे 90% था और अभी 87% के आसपास है। और भी इसके ओवरव्यू की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे देखें तो टोटल सर्विस AUM की बात की जाए तो कंपनी के पास लगभग 43.7 करोड़ के आसपास है एंड नॉन म्यूचुअल फंड में बात की जाए तो लगभग 13% के आसपास ये कंपनी काम करती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी ऑफर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सर्विस फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम NPS के लिए भी ये कंपनी काम करती है एंड द बिजनेस ग्रू टू 67 करोड़ के आसपास हो चुका है, यानी 10% मार्केट शेयर भी है इस कंपनी का। एंड जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी हैज़ 280 सर्विसेज सेंटर अक्रॉस 25 स्टेट, 5 यूनियन टेरिटरी, 8 कॉल सेंटर इन बैक ऑफिस। इट एक्सपेंडेड एंड गिफ्ट सिटी गुजरात सिटी बाई सेटिंग अप अ सेकेंड ऑफिस इन अक्टूबर 2024। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके कुछ कैंप्स के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म माई कैंप्स है। उसके बाद सेकेंड बात की जाए तो माई सेंट्रल है, कैंप सर्व यहाँ पे देख सकते हैं कैंप्स करके है, कैंप्स स्मार्ट करके है, MFDEX करके डिजिटल प्लेटफॉर्म से जहाँ से ये सेवा प्रदान करती है कंपनी। दोस्तों दूसरी कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डिपॉजिटरी में इस कंपनी का 79% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखा जाए तो 75% के आसपास थी। ये कंपनी करती क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री एंड स्टोरेज 20% इन 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 24% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसके जो रेवेन्यू है वो बढ़े हैं। एंड सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं तो एनुअल इशूअर इनकम 34% है, ट्रांजैक्शन चार्जेस ये 32% कमाते हैं। IPO जो कंपनी की IPO वगैरह आती है तो वहाँ से कंपनी 17% के आसपास कमाई करती है एंड अदर इनकम भी इसका 17% के आसपास है। मार्केट पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं CDSL इंक्रीमेंट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंटेंट इंक्रीज फ्रॉम 1.08 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 16, यानी 2016 में या देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास थी। वहीं से Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात की जाए तो 10.5 करोड़ के आसपास। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी शानदार इसके रेवेन्यू वगैरह बढ़े हैं। सब्सिडरी की बात की जाए तो CDSL वेंचर लिमिटेड करके एक है, CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है। तीसरी की बात की जाए तो CDL कम्युनिटी रिपोजिटरी लिमिटेड है।
इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कहाँ की है, तो इन्वेस्टमेंट ONDC में CDSL हैज, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ONDC बाई ₹100 करोड़ इन फाइनेंशियल फरवरी में देख सकते हैं 1.54% इक्विटी स्टेक लिया है इसने। थर्ड कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हालांकि इसने शानदार रिटर्न दिए, 5 साल में देखा जाए तो लगभग 24,000 के आसपास इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंपनी है। दोस्तों बिजनेस प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ लीडिंग टेक ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म कैटरिंग टू द कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम इन इंडिया एंड ग्लोबली। ये इंडिया में तो बिजनेस करती है, इसके साथ साथ अदर कंट्री में भी ये बिजनेस करती है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में इनके बिजनेस है। इन्वेस्टर सोल्यूशन की बात की जाए तो इन्वेस्टर को ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड इंट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर सोल्यूशन सच एज फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफर एजेंसी, अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड ऑनबोर्डिंग फॉर म्यूचुअल फंड के लिए काम करती है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, इन सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो AMC सर्विसेज एंड uniquely serve multiple asset managers across fund types managing 169 million folios के आसपास। ये issuer solution की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं it is the largest issuer solution provider in India by number of client and the only company offering investor and issuer solution catering to 7,000। इसके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की बात की जाए तो 7,000 है, तो समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह की कंपनी की प्रेजेंस है ग्लोबली। इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशन की बात की जाए तो केफिन टेक इंटरनेशनल क्लाइंट काउंट रोज 70 इंक्लूडिंग न्यू विंस द फिलीपींस एंड मलेशिया। जैसा कि हमने पहले ही बताया, तो ये मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड में भी बिजनेस करती है। यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड वगैरह की इनके बिजनेसेस है। तो इस तरह से इस कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। NPS के ऊपर भी कंपनी काम करती है, देख सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर काम करती है। एंड एक्विजिशन ऑफ एसेंट फंड, कुछ कंपनियों में इसने एक्विजिशन भी किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं केफिन टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड 51 स्टेक इन एसेंट फंड सर्विस फॉरिंग इनटू द $12+ बिलियन ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12+ यानी लगभग 12 बिलियन के आसपास ग्लोबल फंड को इसने एक्वायर किया है। एंड स्केल यहाँ पे देख सकते हैं द विद रेगुलेटरी लाइसेंस अक्रॉस सिंगापुर में है इसका, हांगकांग, UAE, मॉरिशस एंड गिफ्ट सिटी एसेंट ग्लोबल। गिफ्ट सिटी तो पता ही आपको दोस्तों, बता दूं मैं आपको सिंगापुर को गिफ्ट सिटी। तो दोस्तों हमने 3 ऐसे कंपनी के बारे में आपको बताया जो कि फिनटेक से रिलेटेड कंपनी है। हालांकि फिनटेक ही नहीं, और भी ऐसे कंपनी है और भी ऐसे सेक्टर है जिसमें कहीं ना कहीं आपको रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट आपको और जो नया इन्वेस्टर है उसके माइंड में ये होना चाहिए कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर यानी रिजल्ट जैसे कंपनी का आता है तो उसके हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं या पोजीशन वहां से घटा सकते हैं। क्योंकि कंपनी के जो भी रिटर्न होते हैं, अफवाह जो भी हो, बट उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, वो उसके पावर होती है, वो डिसाइड करती है कि कंपनी भविष्य में फ्यूचर को लेकर के कितनी अच्छी काम कर सकती है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी मायने रखती है किसी भी कंपनी के लेके, तो उसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।